हरियाणा सरकार से अभी क्या उम्मीद लग रही है? तो वो अपने वादे से मुकरते नजर आए। हमारा एक ही नारा है पूरे देश में, जो पेंशन की बात करेगा या जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। बुढ़ापा पेंशन को लेकर के भी सवाल उठने लगे थे, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को लेकर के भी आपको लगता है कि सरकार की पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है? दुष्यंत जी तो अपने दादाजी के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर। चौधरी देवीलाल तो पेंशन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वो तो अभी ओपोजिशन में, सरकार में आने के लिए सब चीजें बोल सकते हैं। जैसे अभी आपने जेजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला ने वादा की थी, फिर वादा खिलाफी होगी। वादा खिलाफी होगी, फिर वही मैदान वही घोड़े दौड़ने के लिए तैयार है। पुरानी पेंशन से सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, तो ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आया? राजनीतिक दलों को समझाने का जो रास्ता, आंदोलन का रास्ता जो हमने अपनाया हुआ है, वरना प्रदेश का कर्मचारी प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी को झेलने के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डोल। दोस्तों, आज राजस्थान की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश भर के कर्मचारियों के अंदर एक उम्मीद जगा दी है। जो लोग सड़कों पे, जितने भी कर्मचारी, आपने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए उन्होंने सड़कों पे बहुत सारे प्रदर्शन किए, अपने संघर्ष को वहाँ पे जारी रखा। आज कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद जगी है। कुछ पदाधिकारी उस संघर्ष समिति के हमारे साथ भी है, उनसे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एनपीएस ओपीएस में क्या डिफरेंस है। एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके तहत न्यू पेंशन सिस्टम भी इसको कहा जाता है, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम के तहत आता है। इसमें 10% कर्मचारी के खुद का योगदान होता है, उसके बजट, उसकी पेंशन, उसकी सैलरी से ये पैसा कटता है। और 10%, पहले 10% हुआ करता था, जो अभी 14% सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन देती है। तो वो पेंशन के तौर पे जब उसकी नौकरी के बाद उसको दिया जाता है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% के आसपास ये कर्मचारियों को सर्विसेज, अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज के बाद दिया जाता था। और बाकी डीए वगैरह भी मिलते थे, लेकिन अभी वो भी बंद हो चुके हैं। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं कर्मचारी हमेशा संघर्ष इसको लेकर के करते हैं, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हो जाए। अभी जैसे मैंने कहा कि राजस्थान की सरकार, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी ने इस ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया। बजट सत्र के दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की थी। और बीच में भी पहले अगर सरकार कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने भी चुनावी वादे किए थे। अभी हम लोग यूपी के अंदर अगर चुनावी वादों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी ये कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आएंगे। जेजेपी ने भी इसको लेकर के चुनावी वादे किए थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जो मेरे लेफ्ट में हैं वो हैं विजेंद्र धारीवाल जी, जो राष्ट्रीय संगठन सचिव एनएमओपीएस के राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रदेशाध्यक्ष है पेंशन वाली संघर्ष समिति के। मेरे राइट साइड में है ऋषि नयन जी, प्रदेश महासचिव है पेंशन वाली संघर्ष समिति के। सबसे पहले तो हम अपने जो भी गेस्ट हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, क्या उम्मीद जगी है जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने बहाली दी है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने देश और प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के मुद्दे को आज आपके चैनल के माध्यम से हमें सब तक पहुंचाने का मौका दिया। अब बात है, जैसे ही कल बजट सत्र के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट पेश करते हुए राजस्थान प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को एक सुगत सौगात पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने का जो ऐलान किया है, उससे न केवल राजस्थान के कर्मचारियों में एक उत्साह और खुशी पैदा हुई, बल्कि देश भर के 70 लाख कर्मचारियों में एक नया उत्साह और एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। इसके लिए हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने न केवल राजस्थान के 4 लाख कर्मचारियों को उनकी सेवा का सम्मान देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया, बल्कि देश भर के 70 लाख कर्मचारियों के लिए भी आस पैदा कर दी कि जल्द ही सभी प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन नीति बहाल होगी। ऋषि नयन जी, उनसे भी जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार से अभी क्या उम्मीद लग रही है। देखिए, जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो सहयोगी पार्टी है अब
जेजेपी, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम आते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन जब हमारा संगठन उनसे मिलने गया तो वो अपने वादे से मुकरते नजर आए। जो आज वो 10 सीटों पर, जो एक नई पार्टी थी, कुछ महीने पहले इलेक्शन से पहले उसका जन्म हुआ था, उसको 10 सीटें दिलाने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो अगर भविष्य में भी वो चाहते हैं कि वो उनकी जो पार्टी है वो सत्ता में रहे, कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहे, तो उन्हें अपने जो चुनावी घोषणा पत्र के वादे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और दुष्यंत जी तो अपने दादाजी के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर। चौधरी देवीलाल तो पेंशन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगर वो वास्तव में अब उनकी जो पीढ़ी को, उसके जो उनकी नीतियां उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन बहाल कर कर्मचारियों को सौगात देनी चाहिए। जी हाँ, अभी बुढ़ापा पेंशन को लेकर के भी सवाल उठने लगे थे, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को लेकर के भी आपको लगता है कि सरकार की पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 1 जनवरी 2004 को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उस डेट को या उसके बाद जो भी कर्मचारी होंगे उनको न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर आना था, तो इसलिए उनको पेंशन नहीं मिलनी थी। और बाकी के जो भी अभी राजस्थान सरकार ने इसको बहाली दे दी है। पहली स्टेट है राजस्थान जिसने इसको बहाली दी है। यूपी के अंदर भी जैसे मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी ये चीज़ कही है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा एक ही नारा है पूरे देश में, जो पेंशन की बात करेगा या जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। हम किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हमारा संगठन नहीं है, हम गैर राजनीतिक हमारा संगठन है। हम जो हमारी बात उठाता है हम उसके साथ हैं। और इसका परिणाम जो आप देखिए, अब राजस्थान में जो बहाल हुई है, तो माननीय अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले तो। और माननीय अखिलेश जी ने ये मुद्दा उठाया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, मायावती जी भी ये कह रही है कि हमारी सरकार बनने पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आप देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं। आप जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उन्होंने कहा है हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो हमारा मुद्दा है, जब हम इस मुद्दे को लेकर चलते, लेकिन वो तो अभी ओपोजिशन में, सरकार में आने के लिए सब चीजें बोल सकते हैं। जैसे अभी आपने जेजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला ने वादा की थी, फिर वादा खिलाफी होगी, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए वादा खिलाफी, क्या आप मतलब उनको वोट कर दे? नहीं, हमारा देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो वादा खिलाफी होगी फिर वही मैदान, वही घोड़े दौड़ने के लिए तैयार है, फिर आंदोलन करने कर्मचारियों के लिए, कि राबस्ती आंदोलन। और जैसे अब वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो जब हम दुष्यंत जी से मिले थे, इन्होंने कहा था कि किसी स्टेट का उदाहरण दीजिए कि वहाँ पर बहाल हुई है। अब तो इनके सामने जीता जागता उदाहरण है, माननीय अशोक जी ने, गहलोत जी ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, उसको फॉलो करके हरियाणा में भी लागू करवाएं। क्या आपका संगठन दुष्यंत चौटाला से इस बारे में बात करने वाला है? बिल्कुल, हम दुष्यंत चौटाला जी से और मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से पुनः प्रयास करेंगे कि पुरानी पेंशन नीति के लिए एक बार हमारे साथ चर्चा करें और जल्द से जल्द आने वाले बजट सत्र में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। वरना प्रदेश का कर्मचारी प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी को झेलने के लिए भी तैयार रहे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की होगी। अगर आज हम ईमानदारी से चाहते हैं कि हम अपने विभागों में हम काम करें, लेकिन आज प्रदेश और देश के कर्मचारियों के बीच में सबसे बड़ी चिंता क्या है कि वो रिटायरमेंट के बाद वो आखिर करे क्या। आज 20 से 25 साल तक सेवा करते हुए उसकी अच्छी सैलरी मिलती है और अपने परिवार का और अपना भरण पालन पोषण वो अच्छी तरह से करता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता जो उनकी बनी हुई है कि वो आखिर करेगा क्या। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, लेकिन सरकार तो ये कहते हैं कि देखो आपको नौकरी मिल गई है, बजट को भी उनको देखना पड़ता है, बहुत सारे लोग बेरोजगार है, तो उनको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को खत्म किया तो सबसे जो रीजन जो उन्होंने दिया, कारण जो उन्होंने बताया कि सरकार के ऊपर पुरानी पेंशन नीति का जो आर्थिक भार है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब हम सरकार से बात करते हैं और आंकड़ों को पेश करते हैं, अब मैं आपको बता दूं, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कर्मचारी का, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि 10% कर्मचारी का करते हैं और 14% सरकार का। मैं सरकार का नहीं कहूंगा, वो आम जनता का पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की मेहनत की कमाई है, वो 24% आज 20 से 25 साल तक NSDL के माध्यम से बाजार में निवेश किया जा रहा है।
ये सैलरी में तो बहुत सारी बढ़ोतरी हो गई है पिछले कुछ समय से, अगर बात करें तो काफी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो वहां से क्योंकि दोनों का बैलेंस की भी तो बात करते हैं सर। सैलरी की अगर हम बात करते हैं, आज कर्मचारी कहीं पर भी सैलरी की या अन्य किसी भत्ते को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। आज कर्मचारी बात कर रहा है केवल और केवल सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन की, और पुरानी पेंशन यूं ही नहीं दी गई थी, ये केवल कर्मचारियों के 20 से 25 साल की सेवा का प्रतिफल था कि उसके बाद भी जो उनका जीवन स्तर है ज्यों का तो बना रहे, इसलिए पेंशन का प्रावधान किया गया था। और ये आज से नहीं, तो अंग्रेजों के समय से चलती आ रही नीति है। लेकिन देखने को मिलता है कि सैलरी में बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी तो सेविंग होती है। नहीं, सेविंग, अब मैं आपको ये मुद्दा, बेरोजगारों को भी साथ में आपने जोड़ना है, पूरे देश के आर्थिक सिस्टम को साथ में जोड़ना है। आर्थिक सिस्टम की ही बात आपके सामने कर रहा हूँ कि हमारा 24% पैसा जो आज बाजार में डुबोने के लिए छोड़ दिया गया। अब उदाहरण ले लीजिए, आज रशिया और यूक्रेन का आपस में युद्ध है, उसका प्रभाव सीधा सीधा शेयर मार्केट के ऊपर है। अगर आप देखते हो तो सेंसेक्स कितना डाउन चला गया, और इसका पूरा का पूरा प्रभाव नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। अब ये 24% सरकार ने तो अपने खजाने से दे दिया, हम ये नहीं कहते सरकार ने 10%, हमारा काटा 14% दे दिया, लेकिन उसका फायदा ना कर्मचारी को है ना सरकार को है। वो भार ज्यों का त्यों सरकारी खजाने के ऊपर बना हुआ है। हम ये कहते हैं कि उस पैसे को सरकार अपने पास रखे, 24% को अपने पास रखे, उसको विकास कार्यों में लगाए, जनता के लिए विकास नीतियां लागू करने में लगाए, बेरोजगारों को रोजगार करने में लगाए। कर्मचारी तो केवल और केवल पेंशन की डिमांड करे। दूसरा, इसके अंदर मैं आपको एक विषय, लेकिन अभी सरकार दे रही है 14%, ठीक है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है तो उसके अंदर तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। जी, उसका विषय मैं आपको बता दूं, यही बात मैं आपको बताने वाला था। 14 नहीं, इसको 24% काउंट कीजिए। 10% तो हाँ, वो भी सरकार का ही है। वो सरकार ही में सैलरी देती है ना, सरकारी खजाने से ही सैलरी मिलती है, तो 24% उसको जोड़िए। अब जो ये 24% सरकार, आज मैं जब सर्विस में आया तो रिटायर में 25 साल बाद रिटायरमेंट होगा, ये 24% लगातार सरकार को हर महीने 25 सालों तक देना है। और आज मैं नहीं कहता, ये सरकारी आंकड़े ये कहते हैं, सरकार की एजेंसियां ये कहती हैं, हरियाणा के अंदर आज एवरेज एज केवल 68 साल है। एवरेज एज 68 साल होने के कारण नेशनल पेंशन सिस्टम में तो पैसा 24 साल तक, 25 साल तक देना, और वहां पर 60 साल पर मैं रिटायर होऊंगा, मैक्सिमम 8 साल तक पेंशन देनी है। तो जब एवरेज एज ही 68 साल है, तो वहां 8 साल पैसा देना है, यहाँ 25 साल देना है। दूसरी बात, वहां पर कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा है, एक अपने भविष्य की चिंता नहीं है, सेफ्टी है वहां पर, और यहाँ पर भविष्य की चिंता भी है, जनता का पैसा भी डुबोया जा रहा है, और कर्मचारियों की भी नाराजगी मोल ली जा रही है सरकार के द्वारा। दूसरा मैं विषय आपको बताऊं, आप ये कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू होगी तो उससे सरकार को भी फायदा होगा और कर्मचारियों को भी फायदा होगा। दूसरी बात है, एक जो आर्थिक भार की बार बार बात की जाती है, खजाना खाली होने की बात की जाती है, मैं इस विषय में आपको बताना, आज एक विधायक और सांसद को 4-4 पेंशन का प्रावधान लगातार जारी रखा गया, लाखों रुपए में वो पेंशन ले रहे हैं। लेकिन एक कर्मचारी की जब पेंशन की बात आ जाती है तो आर्थिक भार आ जाता है। जब विकास योजना और कर्मचारियों को पेंशन या बुढ़ापा पेंशन या अन्य योजनाओं की बात आती है, वो खजाना खाली है। लेकिन कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों से 10% का योगदान मांगा गया, और उधर से मंत्रियों के लिए आवास भत्ता 50,000 से ज्यादा बढ़ा लिया गया। यहाँ पर खजाना खाली होने की बात कही गई, वहां पर प्रधानमंत्री के लिए 8,000 करोड़ का एक प्लेन खरीद लिया जाता है। यहाँ पर खजाना खाली होने की बात की जाती है, वहां पर 20,000 करोड़ का बेला विस्टा प्रोग्राम। ये तो राजनीतिक पार्टियों के मुद्दों पे आप चले गए। नहीं, राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है, देश की आर्थिक व्यवस्था का मुद्दा है। मैं ये बताता हूँ, जब सर वो लोग इन पे बात करते रहते हैं, क्या वही चीजें, क्योंकि देखो जब नेताओं की सुख सुविधाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है, तो आम जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए पैसे की कमी कहाँ से आ जाती है। दूसरा, जब भी चुनावी समय आता है तब ये बड़े बड़े दावे करते हैं। अभी आपने बताया कि उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी, ना केवल अपने मैनिफेस्टो में बल्कि हर चुनावी सभा में। हमने उनके ऊपर विश्वास किया, हमारे साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम तुरंत पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी और हम मीटिंग करने के लिए पहुंचे तो वादे से तुरंत प्रभाव से, यहाँ तक उन्होंने विचार नहीं किया
कि कम से कम एक बार इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाए। दूसरा, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की ओएसडी के साथ हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने वादा किया कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे हम बड़े फाइनेंशियल अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे और एक कमेटी गठित कर जो आप बातें कर रहे हो उसका मूल्यांकन करवाकर पुरानी पेंशन नीति की तरफ जाने का काम करेंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन से सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, तो ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखिए, सरकार की समझने की बात है। आप मुझे बताइए, आज पैरामिलिट्री फोर्स की कोई पेंशन नहीं है, लेकिन नेताओं की पेंशन है। सिर्फ आर्मी के जो लोग हैं, आर्मी आर्म फोर्स है, वो एक्सेप्ट है, उनको ओल्ड पेंशन के तहत फायदा पहुंचा, मतलब ओल्ड पेंशन उनके लिए लागू है। बाकी जितने भी कर्मचारी है इस देश के अंदर, सभी के लिए एनपीएस लागू हो चुका है। मैं आपसे पलटकर यही सवाल पूछता हूँ, जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो माइनस डिग्री में वहाँ पर बर्फों में खड़े रहते हैं, उनके जो शरीर के अंग गल जाते हैं, जब वो शरीर के अंग गल जाते हैं तो घर पर जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, या उसी जब कोई दुर्घटना हो जाती है उनके साथ, तो क्या वो कोई और काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। लेकिन उनको पेंशन नहीं है। लेकिन एक नेता 2 दिन 4 दिन एमपी रह गया। अभी राजस्थान के अंदर भी फोन, मोबाइल फोन i13 उनको बांटे गए हैं। हाँ, वो फोन बांटे गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ, देखो, अगर किसी सैनिक का आंख खराब हो गया, क्या वो और काम करके जब उसकी पेंशन जो एनपीएस के तहत है वो पेंशन बन रही है 500 600 1000 रुपए, क्या 1000 रुपए में अपना गुजारा कर पाएगा जिसने देश के बॉर्डर पर रक्षा की है? और एक नेता 4 से 5 दिन एमएलए रह गया, उसकी अलग से पेंशन, वो रिजाइन दे के एमपी बन जाता है, उससे उसकी अलग से पेंशन, हर बार उनकी पेंशन। हाँ, तब ये व्यवस्थाएं कहाँ जाती है? तो जो अध्यक्ष जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जब इनकी बात आती है तो पता नहीं पैसा कहाँ से आता है, कुबेर मिल जाता है इनको कहीं से, लेकिन जब आम जनता या कर्मचारियों की बात है तब वो खाली हो जाता है। तो बिल्कुल जो विपरीत चलते हैं जो राजनीतिक दल है। और राजनीतिक दलों को समझाने का जो रास्ता, आंदोलन का रास्ता है जो हमने अपनाया हुआ है, लगातार हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत से, जब हमने इस मुद्दे को, आज तो हम बड़े खुशी के साथ कह रहे हैं क्योंकि हमने एक सीढ़ी हमने पार कर लिया है। जब इस मुद्दे को लेके चले, बहुत से हमारे संगठन, हमने सब संगठनों से अपील की थी कि ये मुद्दा बड़ा है, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का, देखो आज हमें इस उम्र में हमारी पे है, तनख्वाह जो 1000-5000 कम मिल जाएगी तो भी हम काम चला लें, क्योंकि हमारा शरीर काम करने योग्य है। लेकिन जब बुढ़ापे में हमें कुछ नहीं होगा, हम खाली हाथ घर जाएंगे, उस समय बिना सम्मान के, जो आज बुढ़ापा पेंशन वो 2500 है, उस समय जब हम रिटायर होंगे 5100 10,000 होगी, उसमें दूध भी आप समझिए 5 से 10,000 रुपये लीटर हो जाएगा जब हम रिटायर होकर घर जाएंगे। तो इस पर आप चर्चा करिए, जब ये आप किसी मंच पर किसी राजनेता से मिलें, किसी पार्टी के अधिकारी से मिले, तो उनसे ये बात जरूर पूछें कि आप एक दिन पेंशन लेने के बाद, एक दिन एमपी एमएलए बनने के बाद अधिकारी है पेंशन के, लेकिन एक कर्मचारी 30 से 40 साल विभाग को देके जाता है, उनके साथ तो वही है जो हाल किया हुआ है। जैसे एक किसान सारी उम्र जब तक बैल अपने खेत में काम करता है उससे काम लेता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है, जिस किसान की नींद सरकार जैसी होती है, वो उसकी नाथ निकाल के सड़क पे छोड़ देता है। वही हाल कर्मचारियों का सरकार करना चाहती है, अब तक तो किया ही हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कुछ उम्मीद जगाई है। और मैं इससे पहले बात कर रहा था कि कुछ पुराने संगठनों को हम साथ लेके चले थे, उनसे अपील की थी कि इस संघर्ष में साथ आइए, लेकिन उन्हें ये कहा था कि केंद्र का मामला है, ये राज्य सरकारें नहीं करेगी। आज मैं सभी कर्मचारियों से पुनः अपील करता हूँ कि ये अब आपके सामने उदाहरण राजस्थान ने दे दिया, इससे पहले पश्चिम बंगाल ने आज तक लागू ही नहीं की थी, और केंद्र का मामला होता तो फिर मैं अपील करूंगा कि प्रत्येक कर्मचारी से पेंशन वाली संघर्ष समिति के साथ जुड़े, और जो अपने बुढ़ापे का सहारा है पुरानी पेंशन, उसके लिए एक मंच पर आकर हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर एक दिन पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों अतिथियों का पहले तो चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।